नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 11वीं कक्षा की हिंदी, जिसमें हम हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित कवि नागार्जुन जी की कविता बादल को घिरते देखा है की प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे और उसके साथ उसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत कविता हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि नागार्जुन जी द्वारा रचित युगधारा काव्य संग्रह से ली गई है। नागार्जुन यायावर अर्थात घुमक्कड़ प्रकृति के स्वामी थे। वे हर जगह घूमते रहते थे। उनके जीवन का अधिकतर समय घूमने फिरने में ही व्यतीत हुआ। उन्होंने प्रकृति को बहुत नजदीक से देखा और अनुभव किया है। उनकी कविताओं में प्रकृति के अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। उन्होंने अधिकतर कविताएं वर्षा और बादलों पर ही लिखी हैं। कविता का सार। बादल को गिरते देखा है कविता में कवि मूलतः पावस अर्थात वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहा है। कविता का प्रारंभ हिमपात से होता है, जो कि मानसरोवर में खिले हुए सुनहरे कमल के फूलों की पंखुड़ियों पर होता दिखाई देता है। धीरे धीरे कवि कविता में हिमालय के अन्य प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करता हुआ चलता है। इस कविता में निम्नलिखित प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण हुआ है। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों पर बादलों का उमड़ना और बर्फ का गिरना, हिमालय की ढलान पर बनी असंख्य झीलों में हंसों का तैरना, चकवा चकवी के बिछुड़ने और मिलन का दृश्य, हिरणों का कुलांचे भरने और कस्तूरी मृग के पीछे भागने का दृश्य, किन्नर जाति के सौंदर्य, आचार व्यवहार एवं मौज मस्ती भरे जीवन का वर्णन। तो चलिए इसकी प्रसंग सहित व्याख्या देखते हैं, जिसको मैंने बड़े आसान तरीके से बनाने का प्रयास किया है। तो चलिए देखते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित कवि नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता बादलों को गिरते देखा है में से लिया गया है। इसमें कवि ने वर्षा ऋतु के समय प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के बारे में बताया है। शब्दार्थ देखते हैं। अमल। अमल का अर्थ है मल रहित अर्थात स्वच्छ। धवल सफेद। गिरी के शिखरों पर्वतों की चोटियां। तुहिन का अर्थ है छोटे छोटे। स्वर्णिम का अर्थ है सुनहरा। तुंग का अर्थ है ऊंचा। सलिल का अर्थ है पानी। समतल का अर्थ है मैदानी। पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु। तिक्त का अर्थ है कड़वा और विस्तंतु का अर्थ है फूल के अंदर मौजूद रेशे या रस। पहली पंक्ति है अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। व्याख्या है। कवि कह रहे हैं कि मैंने स्वच्छ बर्फ से ढके सफेद पर्वतों की चोटियों पर बादल को आकाश में फैलते हुए देखा है। अगली पंक्ति है छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कह रहे हैं कि मैंने मानसरोवर झील में खिले हुए सुनहरे कमल के फूलों की पंखुड़ियों पर बर्फ के छोटे छोटे सफेद मोतियों की तरह दिखाई देने वाले कणों को गिरते हुए देखा है। मैंने पर्वतों की चोटियों पर बादल को घिरते हुए देखा है। आगे चलते हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इसकी व्याख्या है। कवि कह रहे हैं कि मैंने ऊंचे हिमालय की चोटी पर छोटी और बड़े आकार की कई झीलें देखी हैं जो विद्यमान हैं। उन झीलों के काले और नीले पानी में मैदानी क्षेत्रों से गर्मी से व्याकुल होकर आए हंसों को कमल के फूलों के अंदर छिपे कड़वे और मीठे रेशों को खोजते और पीते हुए देखा है। कवि कहते हैं कि मैंने पर्वतों की चोटियों पर बादल को घिरते देखा है। अब इस पूरे पैरे का विशेष देख लेते हैं। भाषा खड़ी बोली का प्रयोग है। शब्दावली तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। रस श्रृंगार रस की कविता है। काव्य गुण माधुर्य गुण है। अलंकार छोटे छोटे में
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तथा मोती जैसे में उपमा अलंकार है। आकर एवं श्याम नील सलिल में अनुप्रास अलंकार है। अब दूसरे पैरे की तरफ देखते हैं, पहले उसका प्रसंग करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित कवि नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा है में से लिया गया है। इसमें कवि ने चकवा चकवी के रात में बिछुड़ने और प्रातः मिलन के दृश्य का वर्णन किया है। पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। मंद मंद का अर्थ है धीरे धीरे, बालारुण का अर्थ है उगता हुआ सूर्य, निशाकाल रात का समय, चिर अभिशापित का अर्थ है सदा बना रहने वाला श्राप जो कभी मिटता नहीं है, क्रंदन, क्रंदन का अर्थ है चीख पुकार, तीरे का अर्थ है किनारा, शैवालों का अर्थ है मुलायम हरा घास और प्रणय कलह का अर्थ है प्रेम भरी तकरार। तो चलिए कविता की तरफ चलते हैं। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बैरहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे। कवि कह रहे हैं कि बसंत ऋतु की सुबह थी, यहाँ को बड़ी की मात्रा आएगी। बसंत ऋतु की सुबह थी, धीरे धीरे हवा चल रही थी, बाल अरुण अर्थात उगते हुए सूर्य की किरणों से आसपास के पर्वत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। अब अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं। एक दूसरे से विरहित हो, अलग होकर जुदा होकर, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित, बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ करंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इसकी व्याख्या है, कवि कह रहे हैं कि मैंने एक दूसरे से बिछुड़कर अलग अलग रहकर जिस चकवा चकवी को सारी रात बितानी होती, जो कि सदा बने रहने वाले श्राप से ग्रस्त हैं कि चकवा चकवी रात को एक साथ नहीं रह सकते, उस श्राप से बेबस चकवा चकवी का एक दूसरे के प्रति चीख पुकार सूर्योदय के समय बंद होते देखा है। अर्थात जब सुबह होती है तो वो पुनः मिल जाते हैं, आपस में वो मिल जाते हैं, उसकी वजह से वो चीख पुकार करना बंद कर देते हैं। और मानसरोवर, महान सरोवर अर्थात मानसरोवर के किनारे बिछे हुए घास पर प्रेम क्रीड़ा करते हुए देखा है। अर्थात रात्रि के वियोग के बाद प्रातः मिलन के समय चकवा और चकवी बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। कवि कहते हैं मैंने बादलों को घिरते देखा है, अर्थात मैंने पर्वतों की चोटियों पर बादलों को घिरते हुए देखा है। इस पैरे की का विशेष देखते हैं। भाषा है खड़ी बोली, शब्दावली तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है, रस श्रृंगार रस की कविता है, काव्य गुण माधुर्य गुण है, अलंकार मंद मंद व अलग अलग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तथा चकवा चकवी में अनुप्रास अलंकार है। तीसरा पैरा देखते हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। शब्दार्थ है दुर्गम, जहाँ पहुँचना बहुत कठिन होता है, बर्फानी घाटी बर्फ से ढकी हुई घाटी, शत सहस्त्र, शत का अर्थ है 100, सहस्त्र का अर्थ है 1000, उन्मादक परिमल पागल कर देने वाली सुगंध, तरल का अर्थ है चंचल, तरुण का अर्थ है युवा। इसकी प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित कवि नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा है में से लिया गया है। इसमें कवि ने हिरणों का कुलांचे भरने और कस्तूरी मृग के पीछे भागने के दृश्य का वर्णन किया है। कस्तूरी मृग जो अपनी कस्तूरी से उड़ती हुई खुशबू को ढूंढता है, उसके पीछे भागने का दृश्य का वर्णन किया है। व्याख्या है, कवि कह रहे हैं कि मैंने कठिन हजारों फुट ऊंची पहाड़ियों की चोटियों पर बनी घाटियों में चंचल और युवा कस्तूरी मृग को मस्ती में भागते हुए देखा है। ये हिरण अपनी ही नाभि से उठने वाली कस्तूरी की पागल कर देने वाली सुगंध से चिढ़कर उसे खोजते और भागते हुए कहते मैंने उसको देखा है। कवि ने पहाड़ों की चोटियों पर बादलों को फैलते हुए
देखा है। भाषा है, खड़ी बोली का प्रयोग है। शब्दावली तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। श्रृंगार रस की कविता है, माधुर्य गुण है और हो कर तथा तरल तरुण में अनुप्रास अलंकार है। चौथा पैरा है, इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित कवि नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा है में से लिया गया है। इसमें कवि ने कालिदास द्वारा उनके काव्य मेघदूत में वर्णित मेघ तथा कुबेर और उसकी अलका नगरी के बारे में वर्णन किया है। कविता है, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका। अर्थात व्याख्या है, कवि कहते हैं कि हिमालय में ही देवता कुबेर का निवास स्थान माना जाता है। उनकी अलका नगरी स्थापित मानी जाती है, परंतु आज खोजने पर ना ही कुबेर है और ना ही उसकी अलका नगरी दिखाई दे रही है। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छायामय बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था। व्याख्या है, कवि कह रहे हैं कि कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में आकाश में घूमते और गंगा जल बरसाने वाले जिस मेघ का वर्णन किया है उसे ढूंढने का प्रयास भी कवि कर रहे हैं, पर वह भी उन्हें नहीं मिल रहा। कवि कहते हैं कि शायद वह मेघ किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर बरसकर चला गया होगा, या वह केवल कवि की एक कल्पना मात्र था, या उसका कोई अस्तित्व ही ना रहा होगा। आगे है, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं कि मैंने भयंकर सर्दी में आकाश छूते कैलाश पर्वत की चोटी पर विशालकाय बादल को तूफान और आंधियों के साथ गरज गरज कर लड़ते हुए देखा है। कवि कहते हैं कि मैंने हिमालय की चोटियों पर बादलों को घिरते हुए देखा है, फैलते हुए देखा है। आगे शब्दार्थ है, धनपति का अर्थ है अमीर आदमी, अलका का अर्थ है कुबेर की राजधानी, व्योम प्रवाही आकाश में घूमने वाला, छायामय ऊंची चोटी, महामेघ विशाल बादल, झंझानील तूफान आंधियां, भिड़ते टकराते। भाषा है, खड़ी बोली का प्रयोग है। शब्दावली तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। रस, श्रृंगार रस की कविता है। काव्य गुण, माधुर्य गुण है। अलंकार, बादल और आंधियों का मानवीकरण हुआ है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। कवि कल्पित और गरज गरज में अनुप्रास अलंकार है। अब इसका अंतिम पैरा आ गया, इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित कवि नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा है में से लिया गया है। इसमें कवि ने किन्नर जाति के सौंदर्य, आचार व्यवहार एवं मौज मस्ती भरे जीवन का वर्णन किया है। कविता है, शत शत निर्झर निर्झनिकल मुखरित देव दारू कानन में, शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुगड़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए। कवि कहते हैं कि मैंने देवदारू वृक्षों से भरे घने जंगलों में सैकड़ों छोटे बड़े झरने मधुर स्वर करते हुए बहते हुए देखे हैं। सफ़ेद और लाल भोजपत्रों से छाई हुई कुटिया में रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से अपने केशों को सजाए हुए तथा शंख के जैसे शंख के समान दिखने वाले गले में नीलम की माला पहने और कानों में नील कमल के कुंडल पहने हुए किन्नर बाला को देखा है। अगली पंक्तियां हैं, शतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणि खचित कलामय, पान पात्र द्राक्षा सब पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर। कवि कह रहे हैं कि उस किन्नर बाला की चोटी में लाल कमल के फूल सजाए हुए थे और उसके सामने चांदी का बना मणियों से जड़ा पात्र पड़ा था, जिसमें द्राक्षा सब अर्थात मदिरा भरी थी। उस किन्नर बाला ने लाल रंग की चंदन की तिपाई पर मदिरा का वह पात्र रखा हुआ था। नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरा रुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम
उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। व्याख्या है, कवि कह रहे हैं कि बहुत सुंदर किन्नर बाला अत्यधिक मुलायम और गर्मी देने वाले नन्हे कस्तूरी मृग की छाल पर पालथी लगाकर बैठी थी। उन किन्नर और किन्नरियों की आंखें मदिरा का सेवन करने से लाल थी और वे नशे में झूम रहे थे। कवि कहते हैं कि मैंने किन्नर और किन्नरियों की कोमल उंगलियों को बांसुरी पर चलते हुए देखा है, अर्थात उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखा है। मैंने पर्वतों की चोटियों पर बादल को घिरते हुए देखा है, फैलते हुए देखा है। शब्दार्थ है, शत शत सैकड़ों, शोभित लाल इंद्रनील नीलम कुंतल बाल सुगढ़ सुंदर कुवलय नीलकमल, शतदल 100 पंखुड़ियों वाला कमल, रजत रचित चांदी से बना हुआ, मणि खचित मणियों से जड़ा हुआ, द्राक्षसव मदिरा त्रिपदी तिपाई, निदाग गरम पलथी चौंकड़ी, मदिरारुण शराब के नशे में लाल मृदुल कोमल। अब विशेष देखते हैं। भाषा खड़ी बोली का प्रयोग है। शब्दावली तत्सम तद्भव शब्दावली है। रस श्रृंगार रस है। काव्य गुण माधुर्य गुण है। अलंकार शत शत निर्झर निर्झणी अपने अपने में पुनरुक्ति और अनुप्रास अलंकार है। शंख सरीखे सुगढ़ गलों में उपमा अलंकार है। रजत रचित पान पात्र नरम निदाग किन्नर किन्नरियों में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वहां आता है जहां एक वर्ण बार बार आता हो, जैसे रजत रचित र बार बार आ रहा है। पान पात्र प बार बार दोहराई हो रही है। नर्म निधाग न किन्नर किन्नरियों क बार बार आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों ये थी इसकी प्रसंग व्याख्या। प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, इस कविता में बादलों के सौंदर्य चित्रण के अतिरिक्त और किन दृश्यों का चित्रण किया गया है? उत्तर है, इस कविता में बादलों के सौंदर्य चित्रण के अतिरिक्त निम्नलिखित प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण हुआ है। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों पर बादलों का उमड़ना और बर्फ का गिरना, हिमालय की ढलान पर बनी असंख्य झीलों में हंसों का तैरना, चकवा चकवी के बिछुड़ने और मिलन का दृश्य, हिरणों का कुलांचे भरने और कस्तूरी के पीछे भागने का दृश्य, किन्नर जाति के सौंदर्य आचार व्यवहार और मौज मस्ती भरे जीवन का वर्णन। दूसरा प्रश्न है, प्रणय कलह से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, इस कविता में चकवा चकवी की प्रणय कलह का वर्णन किया गया है। चकवा चकवी रात को एक साथ नहीं रह सकते। उस श्राप से बेबस चकवा चकवी का एक दूसरे के प्रति चीख पुकार सूर्योदय के समय बंद हो जाता है और महान सरोवर के किनारे बिछे हुए घास पर प्रेम की क्रीड़ा करते हुए देखा है। अर्थात रात्रि के वियोग के बाद प्रातः मिलन के समय चकवा और चकवी बहुत प्रसन्न दिखाई देते हैं। प्रातः काल प्रणय कलह का अर्थ प्रेमियों की नोक झोंक और रूठना मनाना से है। प्रणय कलह। तीसरा प्रश्न है, कस्तूरी मृग के अपने पर ही चिढ़ने के क्या कारण हैं? उत्तर है, पहाड़ों की चोटियों पर बनी घाटियों में चंचल और युवा कस्तूरी मृग मस्ती में भागते हैं। ये हिरण अपनी ही नाभि से उठने वाली कस्तूरी की पागल कर देने वाली सुगंध के पीछे भागते हैं और उसे खोजने का प्रयास करते हैं, परंतु जब वह सुगंध उन्हें नहीं मिलती तो वह अपने ऊपर ही चिढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, बादलों का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की याद क्यों आती है? उत्तर है, बादलों का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की याद इसलिए आती है क्योंकि कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में आकाश में घूमते और गंगाजल बरसाने वाले जिस मेघ का वर्णन किया है उसे ढूंढने का प्रयास भी कवि कर रहे हैं, पर वह उन्हें नहीं मिल रहा। मेघदूत में स्वर्ग से निकाले गए यक्ष ने अपनी प्रेमिका को संदेश भेजने के लिए उस बादल को अपना दूत बनाया था, इसलिए कवि उसे देखना चाहता है। पांचवा प्रश्न है, कवि ने महामेघ को झंझानील से गरज गरज घिरते देखा है, क्यों कहा है? उत्तर है, कवि के अनुसार हिमालय की चोटियों पर तूफान और आंधियां चलती हैं, जिसके कारण विशालकाय बादल आपस में टकराते हैं और भयंकर गर्जना करते हैं। बादलों और आंधियों का यह टकराना मन में डर उत्पन्न करता है। ऐसा लगता है जैसे बादल आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए कवि ने कहा है कि महामेघ को झंझानील से गरज गरज घिरते देखा है। अगला प्रश्न है,
छठा जो अंतिम प्रश्न है, बादल को गिरते देखा है पंक्ति को बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या सौंदर्य आया है? अपने शब्दों में लिखें। उत्तर है, इन पंक्तियों का प्रयोग करके कवि ने कविता में प्रभाव और सौंदर्य को बढ़ाया है। कविता में हिमालय का सौंदर्य साकार हो उठा है। इस पंक्ति के बार बार आने से बादलों का दृश्य आंखों के आगे साकार हो उठता है। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता बादलों को गिरते देखा है कि प्रसंग सहित व्याख्या और उसके प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।